Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. I am Professor Dr. Vijay Parihar. I am Professor Neurosurgery in Government Medical College, Jabalpur, that is a town in the central India. So I again thanks, and I think we can start our conversation. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? Okay, the seizure or what we call in Hindi is mirgi or dora or fit. बेसिकली ब्रेन जो होता है समझ लीजिए कंप्यूटर है जिसमें मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं एंड देयर डिफाइंड सर्किट इन द ब्रेन और उसमें कंटिन्यूसली देयर हैज बीन अ current was flowing to giving the signal to all over the body to control the body by giving the command uh, by the brain. सो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर जैसा कि किसी जगह शॉर्ट सर्किट हो जाए से बहुत ज़्यादा करंट फैल जाए सेम इज विद दी सीजर और मिर्गी जिसमें अचानक से कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ब्रेन सडनली ओवरलोड हो जाता है विद लॉट करंट गिव दी फास्ट एंड रैपिड कमांड टू द बॉडी जिससे वो बॉडी एकदम से टाइट हो जाती है और हाथ पैर अकड़ जाते हैं और दैट इज वी सी एज ए सीजर और जिसको दौरा बोलते हैं. What is epilepsy? एपिलेप्सी जो है बेसिकली एक प्रॉपर मेडिकल टर्म है जिसको डॉक्टर्स यूज करते हैं अगर किसी पेशेंट्स को 2 से ज़्यादा एपिलेप्सी आती है अनप्रोवोक्ड एपिलेप्सी. अनप्रोवोक्ड मतलब कोई स्पेसिफिक अलग कोई कारण नहीं होता है जैसे कि बुखार के बाद कभी कभी किसी को दौरा आता है तो वो एपिलेप्सी नहीं है और जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ या उसके बाद कोई दौरा आ जाता है तो वो एपिलेप्सी नहीं है. बिना कोई अलग स्पेसिफिक कॉज के यदि 2 से ज़्यादा दौरा आता है तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं जिसके जो कि मेडिकल का एक स्टैंडर्ड. What are the different types of seizures? And do they affect people differently? वैसे तो सीजर और मिर्गी के बहुत सारे टाइप होते हैं पर ब्रॉडली यदि देखा जाए तो 2 ही प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है उनको. एक जनरलाइज सीजर जिसमें उसका असर जो है पूरे शरीर पे होता है. पूरा शरीर मतलब दोनों हाथ पैर से बॉडी के हर पार्ट में उसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं. और दूसरा होता है फोकल एपिलेप्सी. फोकल एपिलेप्सी मतलब शरीर के किसी एक पार्ट में उसके दौरे का असर होता है या तो वो आधा चेहरे में होगा या एक हाथ में होगा या एक पैर में होगा या कभी कभी सिंपल एक आँख में होगा तो इसको अपन फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं. तो 2 ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है एक जनरलाइज और दूसरा फोकल. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? वैसे ज़्यादातर केसेस में कोई नोन कॉज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. इसको अपन इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं. जैसे 50% से ज़्यादा सीजर या एपिलेप्सी के केस में कभी कभी कॉज नहीं मिलता. लेकिन कुछ और कॉजेज हैं जो डेफिनेटिवली सीजर करा सकते हैं. जैसे कि मरीज को या व्यक्ति को कोई पुरानी सिर में चोट लगी हो जो गंभीर हो वो करा सकती है या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो वो सीजर करा सकती है. इंडिया में एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है टीबी जो ब्रेन की टीबी होती है उसके द्वारा भी पेशेंट जो है सीजर आ सकता है. और एक ट्यूमर होता है जिसके केस में ब्रेन ट्यूमर भी जो है एपिलेप्सी कराता है. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? क्योंकि एपिलेप्सी ब्रेन से जनरेट होती है और ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है इसलिए जो
एपिलेप्सी के लक्षण हैं वो काफ़ी वेरीड करते हैं, पर ये एक सिंपल स्टेरिंग लुक लगातार, कोई पेशेंट है जो 8-10 सेकंड को बिना आईलिड ड्रॉप किए हुए भी स्टेरिंग लुक देता है, जिसको कोई नोटिस नहीं कर सकता, वो भी एक एपिलेप्सी होती है। और उससे लेके अदर स्पेक्ट्रम, जैसे कि पूरी बॉडी को अकड़ जाना, हाथ पैर में जर्क आना, क्लिंचिंग ऑफ टीथ हो जाना, टंग बाइट हो जाना और अनकॉन्शियस हो जाना, ये भी जो है एपिलेप्सी का पार्ट हो सकता है। तो एपिलेप्सी के सिम्टम्स काफ़ी वेरीड करते हैं, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स बताना संभव नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एपिलेप्सी या मिर्गी का टिपिकल दौरा होता है उसमें मरीज के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, दांत बन जाते हैं और जीभ वगैरह कट जाती है। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? Yes, it is very unfortunate that from very long historical era to even the modern time, epilepsy was badly understood. पहले और अभी भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि एपिलेप्सी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे काफ़ी हद तक कंट्रोल और ठीक किया जा सकता है। They still found that it is some type of curse or sometimes of their ritual or some things which is not been a scientific, and they feel that this is the cause of the epilepsy, and that's why the people, the patient of epilepsy face a lot of social stigma. How does this stigma affect people with epilepsy? It affect a lot, and it is again regrettably that it affect a lot, and people, those who are suffer from epilepsy, they denied of employment, उनको जॉब देने से मना किया जाता है। बच्चे जिनको एपिलेप्सी रहती है उनके पेरेंट्स उनको कोई नॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, उनको खेलने से मना किया जाता है, और उनको कोई भी कॉमन चीज़ें जो ज़रूरी है वो नहीं किया जा सकता है। एंड सोशली इफ दे आर गर्ल्स विच आर ऑफ मैरिंग एज ग्रुप, दे फेस अ लॉट, एंड इवन मैरिजेस वगैरह नहीं होती है या मैरिज हो भी जाती है तो उसको लेकर काफ़ी ट्रबल होता है। दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सोशल एस्पेक्ट ऑफ एपिलेप्सी। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? यस, एनी पेशेंट जो उसको अगर एपिलेप्सी है या मिर्गी का दौरा आता है तो उसको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दवाइयाँ तो उसका कंट्रोल करती ही हैं, पर उसको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पहली बात तो ही शुड नॉट मिस द स्लीप, शुड टेक रेगुलर स्लीप, एंड ही शुड अवॉइड दी एनी स्ट्रेस लेवल। स्किपिंग अ मील, अगर आप जितना लोग खाते हैं वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। समटाइम्स द फ्लैशिंग लाइट विच इज़ कॉमन नाउअडेज विद द increasing screen time, that is also the cause of trigger factor. Even the fevers और कोई illness है, that is also causing the epilepsy. And if you are taking some anti-epileptic medication, यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो अगर दवाई का डोज मिस हो जाता है तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है एपिलेप्सी को प्रोवोक करने के लिए। एंड फीमेल्स स्पेशली उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी समटाइम्स जो है एपिलेप्सी को ट्रिगर कर सकते हैं। तो दिस शुड बी केप्ट इन द माइंड, और जो भी एपिलेप्सी का पेशेंट है उसको इन चीज़ों का एक प्रॉपर सीजर डायरी बना के रखना चाहिए ताकि वो ट्रिगर फैक्टर को अवॉइड कर सकें। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? The same thing which I told about the trigger factor, if you can avoid those trigger factor, like if you, अगर आप बिल्कुल एडिक्वेट स्लीप लेते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल तो के हिसाब से मील वगैरह प्रॉपर लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके कम चांस है कि आप जो है
एपिलेप्सी को दोबारा मतलब ट्रिगर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू टेक दी मेडिकेशन ऑल्सो. Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? यस, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. जो केयर टेकर हैं या जो पेरेंट्स हैं पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट्स के, उनको अगर कभी घर पे कोई एपिलेप्टिक अटैक आता है तो एक तो घबराना नहीं चाहिए, पर साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज चांस कि जो एपिलेप्सी वाला पेशेंट है वो गिर सकता है. तो उसकी आपके घर में ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे कि कॉर्नर्स बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, उनको आप पैडिंग करके रखें. आपके घर का जो फ्लोर है वो उसमें कारपेटिंग प्रॉपर तरीके से हो. कोई भी ब्रेकेबल डिशेस वगैरह ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उसको चोट लग सके. अगर ये छोटे मोटे प्रिकॉशंस आप लेते हैं तो दिस कैन चेंज मेक अ बिग डिफरेंस इन केयरिंग द एपिलेप्टिक पेशेंट. Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. One should remember that with the right treatment and proper uh, guidance from the doctors, the epileptic patient can lead to the full life. And they should be aware about trigger, practicing healthy habits, and support the big difference. That will support make a big difference. And remember that you are not alone. There is a community with support to you. So I would like again thank you to you to making this public awareness program. Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.